आफ्टरनून बच्चों आज की जो हमारी कक्षा 9 से 10th तक अर्थात 9वीं और 10वीं की जो हमारी कक्षा होने जा रही है, उस कक्षा में हम अपना हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में बच्चों हमारे भाग जो 6 थे ना, उस भाग 6 तक हमारे जो है 4, 5 और 6 भागों तक हमारे जो है समास का प्रकरण चल रहा था। तो हमने भाग 3, 4, 5 और 6 ये जो 3 और 4 हमारे भाग हुए थे, उन भागों में हमने समास के बारे में जाना। तो बच्चों थोड़ा सा मैं वापस रिपीट करती हूँ कि हमने उसमें समास के अर्थ के बारे में जाना कि समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषा को हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक जब शब्दों का मेल हो जाता है या शब्दों का योग किया जाता है तो उसे ही समास कहते हैं। और समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उसके बाद में बच्चों मैंने आपको समास के 6 भेद बताए, जिनमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि, ये 6 भेद बताए। तो बच्चों इन 6 भेदों को भी हमने क्या किया, फिर 4, 5 और 6 के हमारी भाग की जो 3 कक्षा हुई थी उसमें हमने विस्तार से जाना और समझा। तो पहला हमारा था समास अव्ययीभाव समास, जिसमें हमने अव्ययीभाव समास को उदाहरणों के माध्यम से समझा। फिर हमने तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास की परिभाषा के साथ ही उसके 6 भेदों को भी विस्तार से जानने और समझने का प्रयास किया। उसके बाद बच्चों हमारा जो समास था वो था कर्मधारय समास। तो 3 नंबर का हमारा समास कर्मधारय समास था। इस समास के अंतर्गत बच्चों मैंने परिभाषा और कुछ उदाहरण बताए। तो इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। भाग 6 की पार्ट 6 की जो हमारी क्लास थी ना, उसमें हमने कर्मधारय समास को जाना और समझा। तो बच्चों भाग 6 वाली क्लास में हमने देखा कि वह समास जिसमें प्रथम पद उपमान अर्थात विशेषण होता है और द्वितीय पद उपमेय अर्थात विशेष्य होता है, वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात इनमें उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिलता है। तो ऐसा जो समास होता है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। और इस समास में भी बच्चों जो 2 पद तो सभी समास में चलते हैं, लेकिन इसमें जो 2 पद होते हैं ना, वह आगे पीछे इसमें हो सकते हैं। फिर मैंने उदाहरण लिया चंद्रमुखी, नीलकमल, इसी तरह चंद्रमुखी और काफ़ी सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने इसे जाना और समझा। आगे बच्चों आज जो हमारे समास बचे हैं उनमें द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 3 समास और शेष रह गए हैं, जिन्हें हम अपने भाग 7 और 8 की कक्षाओं में जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों भाग 7 की आज हमारी जो ये क्लास होने जा रही है, इस कक्षा में मैं समास के अंतर्गत समास का जो अगला भेद है ना, द्विगु समास, कौन सा भेद है, द्विगु समास, वह आपको समझाने और बताने जा रही हूँ। तो बच्चों द्विगु समास में हम पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं और समझते हैं। वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद से हमें समूह का बोध होता है, समूह का ज्ञान या बोध होता है, तो ज्ञान होता है तो वहाँ होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है।
या वह द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वह द्विगु समास कहलाता है। तो हम अब आज जो है ना भाग 7 की कक्षा में द्विगु समास को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ उदाहरण मैं लिख देती हूँ। कुछ उदाहरण इस तरीके से है बच्चों, जैसे नवरात्रि, पहला उदाहरण लिखा है नवरात्रि, दूसरा लिखा है पंचवटी, तीसरा लिखा है तिराहा, 4 नंबर पे लिखा है मैंने चौराहा, 5 नंबर पे मैंने लिखा है सप्ताह, फिर 6 नंबर पे मैं लिख रही हूँ इसमें नवरत्न। तो ये बच्चों कुछ उदाहरण मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर उतारे हैं, लिखे हैं। तो इस समास को पहले हम इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा है वो जान लेते हैं, फिर कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे विस्तार से समझते हैं। तो पहला जो परिभाषा ना वो समझते हैं, वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद से हमें समूह का ज्ञान होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है या उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो बच्चों हमारा द्विगु समास की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है कि वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद से हमें समूह का ज्ञान या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विगु समास कहते हैं, या उनके उदाहरणों में हमें द्विगु समास देखने को मिलता है। तो बच्चों जिस प्रकार मैंने अव्ययी भाव समास में आपको समझाया कि अव्यय किसे कहते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि उसमें यही था कि प्रथम पद अव्ययी और मुख्य होता है, द्वितीय पद संज्ञा होता है। फिर तत्पुरुष समास में मैंने समास और उसके भेदों को समझाने से पहले बताया कि विभक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता था। फिर कर्मधारय समास को समझाने से पहले बताया कि उपमान और उपमेय किसे कहते हैं, क्योंकि जब हमें उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम कर्मधारय समास को नहीं समझ सकेंगे। तो उसी तरह हम जानते हैं कि पहला पद संख्यावाचक कैसे होता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा में कहा गया है कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद जो द्वितीय पद बचता है यह समस्त पद से समूह का ज्ञान या बोध होता है। तो बच्चों आपको पता है कि संख्या किसमें चलती है? किसमें चलती है? संख्या हमारे मैथ अर्थात गणित सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे काउंटिंग नंबर्स अर्थात संख्याएँ चलती है। और संख्या का आपको पता है 1 to 100 तक हमारी गिनती होती है। कितनी होती हैं? 100 तक हमारी गिनती होती है। तो इसमें कहा गया है कि वह समास जिसमें पहला पद, और आपको पता है कि समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं बच्चों? 2 पद होते हैं। पहला पद तो इसमें संख्यावाचक होता है और सारे पद से समूह का बोध होता है। तो जो पहला पद संख्यावाचक होता है ना, वो हमें गणित की संख्याओं का, अंकों का या नंबर्स का बोध कराता है। तो पहला पद तो हमें संख्या का या नंबर्स का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, और समस्त पद हमें समूह का बोध कराता है। तो वहाँ द्विगु समास होता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर बताया कि संख्याएँ हमारे गणित में चलती है, तो 1 से लेकर 100, 1000 तक की जो भी संख्याएँ होती है वो उनका प्रयोग या वह जो प्रथम पद होता है उनमें संख्याओं का प्रयोग या संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग बच्चों किया जाता है। और ऐसा जिस समास में होता है वह कौन सा समास कहलाता है? वह हमारा द्विगु समास कहलाता है। कौन सा कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। अब बच्चों इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण लिखा है मैंने नवरात्रि। क्या लिखा है? नवरात्रि। तो नवरात्रि का मतलब होता है नव यानी 9, जिसे हम गिनती में कह सकते हैं 9 अर्थात 9 रात्रियों का समूह है।
कहलाता है नवरात्रि। नवरात्रियों का समूह जो है वह कहलाता है नवरात्रि। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, इसे समझिए कि नवरात्रियों का समूह कहलाता है नवरात्र। तो 9 की संख्या आई है, तो पहला पद 9 जो है ना, हमें 9 की संख्या का, मैथ की, गणित की 9 संख्या का बोध करा रहा है। तो 1 से लेके 9 दिन तक जो रात्रि होती है, रातें होती है, उनके समूह को क्या कहते हैं? नवरात्रि कहते हैं। और नवरात्र के बारे में या नवरात्रों के बारे में बच्चों आप सभी जानते हैं, परिचित है कि हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में 2 प्रकार के जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 प्रकार के नवरात्र आते हैं या नवरात्रे आते हैं। और इन 9 दिनों के ये जो नवरात्रे होते हैं ना, उसमें हम अपने माता की पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और अपनी आराध्य देवी होती है ना, दुर्गा माँ हो या माँ दुर्गा माँ के भी जो 9 रूप होते हैं, उन 9 रूपों की अलग अलग रूपों में अलग अलग दिनों में हम उनका पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उपवास वगैरह रखते हैं। तो बच्चों जो नवरात्रियों का समूह होता है वह कहलाता है नवरात्रि। तो पहला पद 9 हमें 9 की संख्या का बोध करा रहा है। दूसरा शब्द रात्र हमें 9 रातों का अर्थात बहुवचन है, तो समूह का बोध करा रहा है। तो हमने देखो 9 रात्रियों का समूह इतना बड़ा न लिखकर इसका जो है समास युक्त जो पद बनाया है वो बनकर हमारे सामने आया है नवरात्रि। क्या बनकर आया है? नवरात्र। तो पहला पद 9 है, दूसरा पद रात्र है, जो 9 दिनों का समूह का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा समास है? यहाँ पर हमें द्विगु समास देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहला पद हमारा संख्यावाचक है और समस्त पद से हमें समूह का पता चल रहा है। दूसरा शब्द है हमारा पंचवटी। कौन सा शब्द है बच्चों? पंचवटी। तो पंच का अर्थ होता है 5। क्या होता है? 5। 5 वृक्षों का समूह है, जहाँ पर 5 वृक्षों का समूह है जहाँ पर उसे कहते हैं पंचवटी। क्या कहते हैं बच्चों? पंचवटी। और पंच का अर्थ होता है 5 और वटी का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्षों का समूह है, अर्थात बगीचा। क्या हुआ? बगीचा। तो 5 वृक्षों का समूह है, बगीचा जिस जगह है उस स्थान को कहते हैं बच्चों पंचवटी। तो यहाँ पर हम 5 वृक्षों का समूह है जहाँ पर, इतना बड़ा न लिखकर मैंने लिखा पंचवटी। तो पंचवटी में पहला जो पद है वो पंच है, दूसरा पद वटी है। तो पंच शब्द तो हमें जो है 5 मेथ की संख्या का बोध करवा रहा है और वटी शब्द हमें वाटिका अर्थात बगीचा, छोटा सा बगीचा जिसमें 5 वृक्ष लगे हुए हैं, उसका बोध हमें करवा रहा है। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो समास देखने को मिल रहा है वह समास है हमारा द्विगु समास, क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाचक है और द्वितीय पद वटिका से हमें जो है समूह का ज्ञान हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें द्विगु समास का प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसके बाद में हम तीसरा उदाहरण समझते हैं हमारा तिराहा। तिराहा शब्द मैंने लिखा है। इसी तरह बच्चों 1 राहा, 2 राहा, 3 राहा, 4 राहा, 5 राहा, कई सारे शब्द बनते हैं। तो 3 राहों का, 3 मार्गों का या 3 फतों का, 3 मार्गों का समूह है जो वह कहलाता है तिराहा। क्या कहलाता है? तिराहा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो 3 हमारी संख्या सूचक शब्द है। तो पहला जो इसमें आया है तिराहा वो प्रथम पद है, राह इसमें द्वितीय पद है। तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह इस तरीके से होगा, 3 राहों का समूह है जहाँ पर वह कहलाता है तिराहा। तो 3 मार्गों का समूह कहलाता है तिराहा। तो प्रथम पद हमारा
यहाँ पर संख्यावाचक है बच्चों, और द्वितीय पद से हमें मार्ग या रास्तों के समूह का बोध हो रहा है। तो समस्त पद से हमें जो है संख्या के साथ समूह का बोध हुआ, और समूह का बोध हुआ तो हमें यहाँ पर द्विगु समास देखने को मिल रहा है। अर्थात तीन रास्ते जहाँ पर आकर मिल जाते हैं उस स्थान को बच्चों क्या कहा जाता है? तिराहा कहा जाता है। इसी तरह है बच्चों चौराहा, क्या लिखा है? चौराहा। तो चौ में जो है चार रास्तों या चार मार्गों का समूह है जहाँ पर वह कहलाता है चौराहा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो समास है ना वो यहाँ पर द्विगु ही है। इसी तरह हमारा सप्ताह है, हमारा शब्द है सप्ताह है, और आप सभी को पता है बच्चों हमारे महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो जो सप्ताह होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं। तो 7 अहन अर्थात 7 अहन हलनते हैं, अहन अर्थात दिनों का समूह है जो है 7 अहन अर्थात दिनों का समूह है जो है वह कहलाता है सप्ताह है। क्या कहलाता है? सप्ताह है। तो पहला शब्द इसमें हमें संख्या सूचक देखने को मिल रहा है, और सारे पद से लास्ट वाला जो द्वितीय या सारा पद है वो 7 दिनों के समूह का बोध करा रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो शब्द बनकर सामने आया है वो है सप्ताह है। तो 7 शब्द हमें मैथ गणित की जो है सब संख्या का बोध करा रहा है। तो प्रथम पद इसमें संख्यावाचक है, और फिर आगे का पद इसमें समूह का बोध करवा रहा है। तो समूहवाचक होने से, समूह यानी कि ग्रुप, समूहवाचक होने से हमें यहाँ द्विगु समास देखने को मिल रहा है। इसी तरह एक उदाहरण और लेते हैं, नवरत्न। कौन सा समास है? नवरत्न शब्द है, नवरत्न समास है द्विगु। 9 रत्नों का, नव यानी 9 रत्नों का जो समूह है वह कहलाता है नवरत्न। क्या कहलाता है? नवरत्न। तो पहले देखो बच्चों, नव यानी 9, रत्न यानी कि जो हीरे टाइप होते हैं वह कहलाते हैं नवरत्न। और आपको सभी को पता है कि बच्चों जो मुग़ल बादशाह अकबर थे उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें तानसेन और बीरबल को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो 9 रत्नों का जो समूह है उसे कहा जाता है नवरत्न। और सामान्यतः आपने सुना भी होगा कि अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रख रखे थे, या उनके दरबार में नवरत्न थे जो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो नवरत्न हमें संख्या का बोध करा रहा है, और द्वितीय पद से हमें समूह का बोध या ज्ञान हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमें अभी ये द्विगु समास देखने को मिल रहा है। तो बच्चों ये कुछ समास के उदाहरण थे जिसके माध्यम से हमने द्विगु समास को जाना और समझा। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद से हमें समूह का ज्ञान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात प्रथम पद तो मैथ गणित का जो है संख्या सूचक शब्द आ जाता है, और समस्त पद हमें ग्रुप का समूह का बोध कराता है, जिसे हमने नवरात्र, पंचवटी, तिराहा, चौराहा, सप्ताह और नवरत्न आदि कई उदाहरणों के माध्यम से जाना। इसी तरह बच्चों इसमें दोराहा, तिराहा, चौराहा, पंचराहा, इसी तरह इसमें सप्तऋषि, नवग्रह, नवदुर्गा, त्रिनेत्र तथा तिरंगा, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना आदि कई सारे शब्द इसके उदाहरण होते हैं। बट आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो जहाँ पर भी समास के संबंध में क्वेश्चन आए और कोई भी संख्या सूचक शब्द उसमें आ जाए तो देख लेना है कि वो गणित की संख्या है, अर्थात संख्या का हमें काउंटिंग का बोध करा रही है, और द्वितीय पद से हमें ग्रुप समूह का बोध हो रहा है। तो वहाँ हमें द्विगु समास देखने को मिलता है। अब आगे का बच्चों हमारा जो समास है ना वो कौन सा है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो हम द्वंद्व समास को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हमारा समास है बच्चों द्वंद्व समास।
यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है बच्चों जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। और जोड़ा किसका होता है? शब्दों का। जोड़ा होता है शब्दों का, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि समास जो होता है ना उसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल कर दिया जाता है, योग किया जाता है, तो उसे समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास में भी शब्दों का ही मेल होता है। तो द्वंद्व शब्द का अर्थ ही बच्चों जोड़ा होता है या समूह होता है। अब बच्चों इस समास की परिभाषा में यहाँ पर लिख रही हूँ। वह समास जिसमें दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनके मध्य से, मध्य यानी बीच में, तथा उनके मध्य या बीच में से और शब्द का लोप हो जाता है, और शब्द का लोप हो जाता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, या वहाँ हमें द्वंद्व समास देखने को मिलता है। तो बच्चों ये तो मैंने डेफिनेशन परिभाषा लिखी है द्वंद्व समास की। अब कुछ उदाहरण हम लिख रहे हैं। उदाहरण है हमारा रात दिन। शब्द है रात दिन। राजा रानी, माता पिता, दाल रोटी, राजा रंग, फल फूल। ये 4-5 उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो बच्चों हम इनको समझते हैं। देखो द्वंद्व का मैंने बताया जोड़ा, अर्थात वह समास जिसमें दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों आज तक हमने जो है अव्ययी है, तत्पुरुष है, ये हमारा कर्मधारय है और द्विगु है, उनको हमने जाना। तो उनमें ज़्यादातर किसी में प्रथम पद को महत्व दिया तो किसी में द्वितीय पद को महत्व मिला। लेकिन यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दोनों ही पद, और दोनों पद कौन से, चाहे वह हमारा प्रथम पद हो चाहे वो हमारा द्वितीय पद हो, दोनों ही पद जो होते हैं वो अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं और उनके बीच में और शब्द आता है। क्या आता है? और शब्द आता है जो दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। तो वह और शब्द हट जाता है और उनके स्थान पर जब योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है तो वहाँ पर हमें द्वंद्व समास देखने को मिलता है। कौन सा समास देखने को मिलता है बच्चों? द्वंद्व समास देखने को मिलता है। तो ये तो बच्चों डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, जिसे एक बार हम और समझ लेते हैं। अर्थात वह समास जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? मुख्य होते हैं, क्योंकि दोनों ही पदों से उसका अर्थ निकल कर सामने आता है। और दोनों शब्दों के मध्य जब और लगा होता है ना बच्चों, और, तो वह क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, अर्थात वहाँ से हट जाता है। और उसके स्थान पे देखो बच्चों ये जो चिन्ह है योजक चिन्ह, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। तो यह क्या है? यह चिन्ह बीच में जो है बच्चों उसमें लग जाता है, तो वहाँ पर हमें द्वंद्व समास देखने को मिलता है। अब कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझते हैं। रात दिन, पहला उदाहरण लिखा है मैंने रात दिन। तो यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा विग्रह युक्त शब्द रात और दिन। क्या बनेगा?
रात और दिन। और आप सभी को पता है और शब्द से यह क्या है, जुड़ा हुआ है। और रात और दिन दोनों ही शब्द क्या है, अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। और वैसे देखें ना बच्चों, तो दोनों ही शब्द एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द है। तो रात यानी रात, दिन यानी दिन, लेकिन दोनों ही शब्द किससे जुड़े हैं, विग्रह करने पर किससे जुड़ गए हैं, और से जुड़े हुए हैं। जबकि हमारे इसमें द्वंद्व समास में क्या कहा गया था कि इनके बीच में और का लोप हो जाता है और के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है, तो वहाँ पर हमें द्वंद्व समास देखने को मिलता है। तो हम जो है रात और दिन के बीच में से और हटा देते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं, तो हमारा शब्द बनता है रात दिन। क्या बनता है, रात दिन। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो समास है, उदाहरण है, वह है राजा रानी। राजा और रानी भी दोनों बच्चों देखो लिंग की दृष्टि से एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है। राजा यानी पुल्लिंग, रानी यानी स्त्री। तो राजा रानी, तो राजा और रानी क्या शब्द बनेगा, राजा और रानी, राजा और रानी। और इनका जब हम पद बनाएंगे तो योजक चिन्ह लगाने पर राजा रानी। इसी तरह हमारा शब्द है बच्चों माता पिता। माता और पिता क्या है, माता और पिता। लेकिन इनके बीच में से हम क्या करेंगे, और को हटा देंगे, और इन दोनों को जो विग्रह करने का काम कर रहा है। लेकिन जब और को हटा दिया और योजक चिन्ह लगाकर हमारा जो सामासिक पद बना है, तो वो हमारा बनकर सामने आया है माता योजक चिन्ह पिता, माता पिता। इसी तरह हमारा बच्चों जो शब्द है वह है दाल रोटी। दाल रोटी, तो इसका शब्द होगा, विग्रह होगा दाल और रोटी। क्या होगा बच्चों, दाल और रोटी। लेकिन जब हम इसको क्या बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे, तो योजक चिन्ह लगा देंगे, और को हटा देंगे, तो हमारा शब्द बनकर सामने आएगा दाल रोटी। क्या बनकर सामने आएगा, दाल रोटी। इसी तरह हमारा शब्द है राजा रंक। राजा रंक, रंक जो शब्द होता है ना बच्चों, रंक का अर्थ होता है भिखारी। क्या होता है, भिखारी। तो आपको पता है राजा तो धनाढ्य होता है, अर्थात बहुत ही अमीर होता है, और रंक जो होता है ना भिखारी, वह बहुत ही गरीब होता है। तो राजा और रंक भी एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है। तो राजा और रंक यानी एक अमीर और दूसरा गरीब व्यक्ति। तो इनके बीच में विग्रह करने पे बनेगा राजा और रंक, राजा और रंक। लेकिन जब और हटा दिया और योजक चिन्ह लगा दिया, तो शब्द बना हमारा राजा रंक, राजा रंक। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ। इसी तरह फल फूल है, फल और फूल, तो और हटा देने पे बन जाएगा हमारा फल फूल। तो बच्चों ये हमारा द्वंद्व समास हुआ। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि द्वंद्व शब्द होता है ना, उसका अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। अर्थात इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट अर्थात विलोम होते हैं, और ज़्यादातर इसमें बच्चों विलोम शब्द ही देखने को मिलते हैं। तो वह समास जिसके अंतर्गत दोनों शब्द जोड़े की तरह होते हैं, या जोड़ा होता है या विलोम शब्द होते हैं, और दोनों का ही अपनी अपनी जगह महत्व होता है, तो वह समास हमारा कौन सा समास कहलाता है बच्चों, द्वंद्व समास कहलाता है। क्योंकि दोनों ही पदों से, दोनों ही शब्दों से उसका अर्थ निकलकर सामने आता है, और इसमें और शब्द लगा रहता है, लेकिन और को हटाकर योजक चिन्ह बीच में लगा दिया जाता है, तो वह द्वंद्व समास बन जाता है। जैसे हमने समझा रात दिन, तो रात और दिन विग्रह करने पर शब्द बनेगा हमारा रात और दिन। लेकिन और हटा दिया और क्या लगा दिया, योजक चिन्ह लगा दिया, तो हमारा जो सामासिक पद है ना बच्चों, जो बनकर सामने आया है वह है हमारा रात दिन। इसी तरह मैंने समझाया राजा रानी, राजा और रानी, लेकिन इसमें और हटा देने से हमारा जो समासयुक्त पद बना है वह है राजा रानी। इसी तरह है माता पिता, माता और
पिता, और हटा दिया और हमने योजक चिन्ह लगाया, शब्दों को पास में लाए तो हमारा शब्द बना माता पिता। इसी तरह दाल रोटी है, राजा रंग है, फल फूल है, आदि कई सारे शब्द हैं बच्चों जो इसके उदाहरण होते हैं जो हमें अपने हिंदी में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज हमारी जो कक्षा 7 की जो ये कक्षा हुई थी उसमें हमने अवयवी, तत्पुरुष और कर्मधारय के बाद में हमारे द्वंद्व और द्विगु जो हमारे 5वें और 6ठे नंबर के भेद थे उन्हें हमने अच्छी तरीके से जाना और समझा। क्या किया? जाना और समझा और उनकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से उसे जानने का प्रयास किया। तो बच्चों अगली भाग 8 की जो हमारी क्लास होगी ना उसमें हम बहुब्रीहि समास को जानेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद में हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर की एक PDF मैं आपको दूंगी जिसको आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें अपना होमवर्क, अपना जो वर्क है, काम है वो करना होगा।